अब आवाज आ रही है बेटा? यस, ओके, चलो फाइन। देखो, तो हम बात ये कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ए क्या बनना चाहिए, है ना? तो अब पहली बात, आपको पहले तो ये चेक करना है कि आपको जो दिए गए हैं इन एग्जाम्पल्स में कौन सा कंपाउंड क्या है, कौन सा कंपाउंड आयनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखो, पहली बात तो ये तीनों जो हैं, ये ClBr, BrI, BrCl, ये सारे जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अब क्वेश्चन होगा ऐसे कैसे पता चलेगा सर कोवेलेंट है? अभी बताया ना मैंने, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ये तो सारे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा हो जाएगा? कोवेलेंट ऑलवेज। तो ये हो जाएगा कोवेलेंट, ठीक है? तो ये तीनों कंपाउंड आपके कोवेलेंट हो गए। तो इसके बारे में तो मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं कि कौन सा स्टेबल होगा, क्या होगा, वो कहानी अभी पता नहीं है मुझे। हमें आयनिक के बारे में पता है, तो ये तीनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब चेक करो, इन तीनों आयनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा लेटाइस एनर्जी किसकी होगी? या कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? आपको क्या लग रहा है, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? ये RbCl है, RbI है, RbBr है। अब देखो, RbI में तो ये आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज है, तो लेटेस्ट एनर्जी छोटी हो जाएगी, ये थोड़ी ज्यादा होगी, और इसकी सबसे ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी हो जाएगी। मतलब RbCl जो है वही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा, उतनी खुद मॉलिक्यूल में से एनर्जी क्या हो गई होगी? निकल गई होगी, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, तो स्टेबल है। सो RbCl इज द करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों ने ए आंसर दिया है वो करेक्ट है। पता नहीं कितने लोगों ने ए आंसर दिया था, क्योंकि नया लिंक हो गया है तो चैट चला गया वो पुराने वाला। तो ईमानदारी से, इज्जत से बताओ कि ए वाला आंसर कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का ए आंसर सही था? हाँ, ऋषि ने ए आंसर दिया था, झूठे कहीं के, बी लिख रहा था। हाँ, अब तो सब लोग वही बोलेंगे। हाँ, मैंने बोला था, मेरे पास है वो पुरानी चैट भी है, अभी देखता हूं मैं। ऐसा थोड़ी ना मैं छोड़ूंगा आपको। चलो, नहीं मिल रहा है, ओके, मैंने वो भी बंद कर दिया था। चलो, मान लेते हैं आप लोगों का सही था, है ना? चलिए, यस सर, आई हैव थिंक्ड अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, सो माय आंसर वाज रॉन्ग। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए सोचा था आपने, ओके, आपने बी लिखा था ना? नीलिमा, मैंने भी सी, ठीक है। ऋषि का बी, हाँ सही है। यस सर, फाइन 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 बेटा। देखो, चलो ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, राइट? जितना आपका ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगा, जितना मॉलिक्यूल छोटा होगा, एनायन या कैटायन, उतना लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा और वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इज इट ओके? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक चेक करते हैं। हाँ, ये जो मैंने बताया अच्छे वाले क्वेश्चन थे, दोनों दो तीन क्वेश्चन आज मैंने बताए, वो सारे अच्छे वाले क्वेश्चन, उसमें से पूछा जा सकता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में डायरेक्टली मैं तीन चार प्रॉपर्टी में डायरेक्टली लिखवा देता हूं आपको। एक प्रॉपर्टी काम की है, वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो आप जानते हो आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में फर्स्ट, फर्स्ट नंबर करके लिखो, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ionic compounds, ionic compounds
are solid. Ionic compounds are solid and crystalline. Ionic compounds are solid and crystalline. Because they are forming, because they are forming 3D structure. 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, फॉर्मिंग 3D स्ट्रक्चर. ठीक है. एक आप जानते हो कि अगर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है वो इस तरह का 3D स्ट्रक्चर बनाता है. यहां पे अगर एक सोडियम है तो ये सारे क्लोरीन्स होंगे. एक आगे होगा, आगे की ओर होगा, और एक पीछे की ओर होगा. तो इसके बीच में जो बनता है वो क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है. ये क्लोराइड्स हैं और ये बीच में सोडियम है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड वुड बी 6. तो ये पूरा क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. गॉट इट. इसलिए सॉलिड है. नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड पॉइंट लिखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. नहीं, हेक्सागोनल क्लोज पैक नहीं बेटा, ये एचसीबी स्ट्रक्चर नहीं होता इसका. एचसीबी नहीं होता, हेक्सागोनल क्लोज पैक नहीं होता इसका. इसका होता है एफसीसी, फेस सेंटर क्यूब होता है बेटा. ये सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है बच्चा. ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिंक का होता है. जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, इनका हेक्सागोनल होता है, एचसीपी होता है. हाँ, ये एफसीसी है. गॉट इट. ठीक है, चलिए सेकंड लिखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ionic compound have ionic compound have high melting boiling point but sharp. Have high melting boiling point but sharp due to crystalline structure, due to crystalline structure and high lattice energy. High lattice energy. Right? Number 3. Third point लिखो. Third point. Conductivity. Conductivity. Ionic compounds are bad conductor. Ionic compounds are bad conductor for heat and electricity. Are bad conductor for heat and electricity in their crystalline state. In their crystalline state. But they are good conductor. They are good conductor in aqueous state. They are good conductor in aqueous state. Number 4. Isomerism. Ionic compound does not show
isomerism because ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. Ionic bond is non-directional. देखो ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, चेक करो। देखो सोडियम और क्लोराइड आयन है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता। फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता। मान लो सोडियम आयन यहां पे पड़ा हुआ है, यहां पे मेरे पास सोडियम आयन है, और क्लोराइड आयन यहां पे कहीं पे भी है, यहां पे कहीं पे भी है। तो ये सोडियम आयन के साथ क्लोराइड आयन किसी भी डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, आगे होगा, पीछे होगा, थोड़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, उसके बीच में कहीं पे भी अगर होगा, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, इन दोनों के चार्ज पे, ना कि डायरेक्शन पे। आई बात समझ में? तो ऐसे क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में सोडियम आयन के आसपास क्लोरीन आयन कहीं भी हो सकता है, आप उसको कभी भी कहीं भी फिक्स्ड ऐसा दिखा नहीं सकते कि यहीं पे होगा। तो सोडियम क्लोराइड के लिए इस तरह से लिखना, Na और Cl, इस तरह से लिखना गलत है, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं है। हम ऐसा लिखते हैं ये बताने के लिए कि इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, मगर मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बॉन्ड जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल शेप का है, लीनियर है, या फिर प्लेनर है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा आयोनिक बॉन्ड में, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में बोल सकता हूं कि मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में है, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि इसकी ऑर्बिटल जो है उनके बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स के बीच में, इस वजह से इसका शेप जो है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल है। यहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यहां पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे नहीं होता, यहां तो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड आपका डायरेक्शनल है और आपका आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बराबर से दिमाग में? आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बिकॉज इट इज ओनली अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ओके। तो अगर अगर उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि इसका कोई आइसोमर होगा। आइसोमर मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम आइसोमर। आइसोमेरिज्म हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड में देखने को मिलेगा। तो आयनिक कंपाउंड में क्या देखने को मिलता है? तो आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और मोर्फ का मतलब होता है फॉर्म, आकृति। राइट, आइसो का मतलब होता है सेम, और फॉर्म का मतलब होता है आकृतिक। इसको हिंदी में समाकृतिक बोलते हैं, सम आकृतिक, जिनका आकृति सेम है, ऐसा इसको बोला जाएगा सम आकृतिक, एक समाकृतिक। तो यह है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फ। फॉर एग्जाम्पल आइसोमॉर्फ कौन बना सकता है? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, FeSO4 into 7H2O एंड CaSO4 अदरवाइज ZnSO4, चलो ZnSO4 into 7H2O। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये दोनों ऐसे क्रिस्टल्स हैं या फिर ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी उनका शेप जो है वो सेम होता है। शेप का मतलब आप जब आयनिक कंपाउंड की बात करोगे ना, तो कौन कौन सा शेप लोगे? वो आपका सॉलिड स्टेट में आता है ना, वो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब, HCP, CCP, ये सारे जो है वो क्या है, इसके शेप है, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है, यूनिट सेल्स हैं ये। तो आयनिक कंपाउंड जो क्या बनाते हैं, यूनिट सेल्स बनाते हैं। तो ये जिंक सल्फेट जो है वो, और ये आयरन सल्फेट, ये ग्रीन विट्रियोल है, इसका नाम है ग्रीन विट्रियोल, और ये है व्हाइट विट्रियोल। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म, तो आपको क्या चेक करना है? दो चीजें यहां भी चेक करनी है। नंबर वन, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला है, वो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर बोले तो एक कटायन एक अनायन, एक कटायन एक अनायन, 1:1 टाइप है ये। अच्छा, कोई अगर बोलेगा कि मैं यहां पे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लूं तो नहीं, ये 2:3 टाइप हो गया। तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसके साथ कभी भी आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम सल्फेट विथ FeSO4 नॉट पॉसिबल, ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करता। जिंक के साथ भी शो नहीं करता। तो पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए? इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए, 1:1, 2:2, 1:2, ऐसा कोई भी। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, तो वो हो सकता है क्योंकि AMG 1:2, वो भी 1:2, तो पॉसिबल है। और दूसरा जो काम का है वो बताता हूं मैं आपको, कि उनका जो साइज है, अनायन और कटायन का जो साइज है, वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो अगर मैं MgCl2 CaCl2 ले रहा हूं तो वो ऊपर नीचे है, तो उनका साइज जो है इसमें डिफरेंस ज्यादा है, तो उसमें से हमें एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, 1:2, 1:2, मगर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का साइज जो है वो बड़ा है, कैल्शियम का साइज बड़ा हो जाता है मैग्नीशियम से, मतलब वो साइज में सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो वो इस तरह का आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर आपको आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, आइसोमॉर्फ्स isomorphs have different chemical formula, but same crystal structure, ठीक है। और इसके लिए अगर मुझे नीचे पॉइंट्स लिखने हैं तो लिख दो नीचे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for the isomorphism, factors responsible for the isomorphism. The chemical formula, number one, the chemical formula should be similar, and number two, size of cation and anion, also should be similar. Number three, third point भी लिख लो, charge on cation and anion must be same. साइज में तो अब भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल सकता है, क्योंकि साइज क्या होता है? साइज होता है पिकोमीटर में, कोई है 10 पिकोमीटर, कोई है 20 पिकोमीटर। तो डिफरेंस जो है वो कितना है? अगर पिकोमीटर बोल रहे हो तो आप 10 पावर -12 की बात कर रहे हो, पिकोमीटर मतलब 10 पावर -12। अब 10 पावर -12 है 0.00000000, एक 10 है और एक 12 है, या 10 है और 20 है, तो 0.000000000001, 0.00000002, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ ना। मगर फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर सेम हो, सिमिलर हो, तब तो अच्छा है, मगर चार्ज सेम होना चाहिए। चार्ज अगर डिफरेंस हो गया, ये +3 है, ये +2 है, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कर सकता। सो अगेन, नॉन डायरेक्शनल है आयनिक बॉन्ड, इसलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, वो आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। और कोवेलेंट कंपाउंड में से उल्टा हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा, वो आइसोमेरिज्म शो करेगा। इज इट ओके? यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा, सब कुछ राइट? तो मैंने अब तक आपको
आयनिक बॉन्ड के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी। एक ही चीज आयनिक बॉन्ड के लिए बचती है और वो है हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटाइस एंथैल्पी। व्हाई दी आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम व्हाट आर नॉट सॉल्युबल, वो कैसे डिसाइड करोगे, वो कंसेप्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इज इट ओके? आज रुके यहां तक? चलो बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, बी प्रिपेयर फॉर द संडे एग्जाम। बाय बाय। नीट 2020 बेटा आपका नाम बताओ मुझे, कौन हो? बाय बाय।